नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आप सबों को पता है मेरा ये जो YouTube चैनल है इस पर क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का मैं टॉपिक लेकर के आता हूं और फिलहाल कुछ दिनों से मेरी प्रयास है कि ज़्यादा फोकस क्लास 10 और 12 पर हो, क्योंकि ये दोनों बोर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरा लगातार कोशिश है कि पहले 10 और 12 को प्रायोरिटी दी जाए। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। हालांकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो स्टार्ट किया है मैंने मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में, तो ये आप लोग को पार्ट बी में देखना है, लेकिन क्लास 10 को भी देखना है। इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन मैं कर रहा हूं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, ये जो एक प्रक्रिया होती है जिससे हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर किया कीजिए। और जो नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आप सबों के समक्ष वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इस प्रणाली की क्या कठिनाइयां हैं इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूंगा कि मुद्रा ने आकर किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। मेरा जो लास्ट वीडियो था एक मुद्रा के कार्य, बहुत हद तक उस वीडियो से रिलेटेड आज का वीडियो है, उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको भी देख लेंगे। तो 2 और 3 जो क्वेश्चन आप लोग का मुद्रा से इम्पोर्टेंट बनता है, एक मुद्रा क्या है और उसके कार्य, दूसरा वस्तु विनिमय प्रणाली और इसके दोष, और तीसरा मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से और बेहतर ढंग से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बोर्ड का सहारा नहीं ले रहा हूं, नोट्स के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग देखें नोट्स में मैंने क्या वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में लिखा है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने नोट्स को आप लोगों के समक्ष रखा है। हालांकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा के बारे में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। मैं पहले भी इसका चर्चा कर चुका हूँ कि मुद्रा का क्या कार्य है। इस पर तो फोकस करना नहीं है, हम लोगों को आज के वीडियो में फोकस करना है वस्तु विनिमय प्रणाली। आप देख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके दोषों का उल्लेख करें। और मैंने इसमें लिखा क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के रूप में की जाती है। इसके अलावा विनिमय का कोई सर्वमान्य माध्यम नहीं होता है। यानी कि कोई एक्स आदमी है, उसके पास कोई वस्तु है तो वो अपना वस्तु किसी और को देगा, मान लेते हैं वाई को देगा, तो वाई भी अपना वस्तु एक्स को देगा। इधर से भी वस्तु इधर जाएगा और इधर से भी वस्तु इधर जाएगा। तो यही कहलाता है, ये विनिमय का मतलब हुआ आदान प्रदान। तो ये आदान प्रदान होता है वस्तु के बदले वस्तु और सेवा के बदले सेवा। ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रणाली को हम सब क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जो कि अब नहीं है। ये एक दौर था जब मुद्रा नहीं था तो ये ज़्यादा व्यापक रूप में होता था। आज इस काम को मुद्रा के द्वारा किया जाता है। यानी एक्स के पास जो वस्तु है वो किसी को, वो एक्स आदमी देगा अपना वस्तु, तो बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रा से वो फिर दूसरे से कोई वस्तु प्राप्त करेगा, खरीदेगा। तो अब विनिमय का माध्यम हो गया है मुद्रा। लेकिन जब मुद्रा नहीं हुआ करता था तब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हालांकि इस प्रणाली में कई दोष थे, देख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग एक एक पॉइंट करके, एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे कि क्या वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हुआ करते थे। हम लोग इसके साथ साथ इंग्लिश भी देख लें। इंग्लिश में सामने रखे हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट इज बार्टर सिस्टम्स एंड एक्सप्लेन इट्स डिफिकल्टीज। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स डिफिकल्टीज। तो बार्टर सिस्टम में मैंने क्या लिखा है? बार्टर सिस्टम्स रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज का मतलब विनिमय, विनिमय का मतलब अदला बदली। गुड्स फॉर गुड्स, यानी गुड्स के बदले गुड्स ही दिया
यह लिया जाएगा, एंड सर्विस फॉर सर्विस। तो ऐसा यदि हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। हालांकि एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। वन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट्स क्लोथ, यानी फार्मर के पास व्हीट होगा, स्वाभाविक है, चूंकि वो फार्मर है तो वो अनाज का ही प्रोडक्शन करेगा। व्हीट एक अनाज है, उसका उत्पादन किया और वो अनाज दे करके ही किसी और से कुछ प्राप्त कर सकता है। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को क्लोथ की ज़रूरत है, तो मान लेते हैं कि उस आदमी को यानी किसान को क्लोथ की ज़रूरत है, तो वो कहाँ पहुँचेगा, वीवर के पास पहुँचेगा, जिसको जुलाहा कहते हैं। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, जुलाहा कहते हैं। तो इसके पास पहुँचेगा और फार्मर अपना व्हीट जुलाहा को देगा, वीवर को देगा, और वीवर क्या करेगा, बदले में क्लोथ देगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट। जब डबल कोइंसिडेंस होगा, यानी कि फार्मर को क्लोथ की ज़रूरत है तो वीवर के पास क्लोथ है, तो ये इसका एक संजोग है कि फार्मर को ज़रूरत है क्लोथ का, तो क्लोथ इसके पास है। लेकिन साथ साथ एक संजोग की और ज़रूरत है कि क्या इस वीवर को भी क्या फार्मर का व्हीट चाहिए। यदि फार्मर को इसका क्लोथ चाहिए और जुलाहा को इसका व्हीट चाहिए, यानी इसके ज़रूरत का चीज़ इसके पास हो और इसके ज़रूरत का चीज़ इसके पास हो, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा जल्दी हुआ नहीं करता था, इसलिए इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मानी जाती थी। खैर देखेंगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम है, पहले मैं हिंदी में चर्चा करना पसंद करूँगा। देखें क्या प्रॉब्लम है। पहला, दोहरे संजोग का अभाव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वस्तु विनिमय प्रणाली का कि जब एक व्यक्ति किसी और वस्तु के तलाश में निकलता है अपने घर से, जैसे किसान के पास गेहूं है और वो निकला कपड़े के तलाश में, तो जब वो कपड़े वाले को खोज लेता है, मिल जाता है कपड़ा वाला, तो एक बहुत कहिए कि ये किस्मत वाली बात है, एक संजोग है कि जो आदमी यानी किसान जो चीज़ खोज रहा था वो उसको मिल गया, कपड़ा मिल गया। लेकिन कपड़ा जिसके पास है उस आदमी को, उस वीवर को, उस जुलाहा को क्या गेहूं की ज़रूरत है? यदि है तो इसका मतलब डबल कोइंसिडेंस यहाँ पर काम कर रहा है, दोहरे संजोग यहाँ काम कर रहा है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है तो वहाँ पर इस तरह के दोहरे संजोग का अभाव पाया जाता है। इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज के समय में मुद्रा ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे कि किसान के पास गेहूं है, तो वो बाज़ार निकलेगा, वो अपना गेहूं बाज़ार में बेच देगा, बदले में उसको मुद्रा प्राप्त होगा। मुद्रा से वो चाहेगा तो कपड़ा खरीद सकता है, जूता खरीद सकता है, चप्पल खरीद सकता है, दवाई वगैरह जितनी भी उसके ज़रूरत की चीज़ हैं वो खरीद सकता है। लेकिन जब नहीं हुआ करता था मुद्रा तो ये प्रॉब्लम था। इसका इंग्लिश यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं साथ साथ इंग्लिश का भी चर्चा कर देना पसंद करूँगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यही जो अभी बताया मैंने दोहरे संजोग का अभाव, इसी का इंग्लिश लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, द बार्टर सिस्टम्स रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बट इन जनरल लाइफ, जो सामान्य जिंदगी होता है, दिस टाइप ऑफ कोइंसिडेंस इज रेयर ना, दुर्लभ होता है इस तरह की संभावनाओं का। बिकॉज देयर इज लेस पॉसिबिलिटी दैट गुड्स ऑफ टू पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर, यानी दो आदमी का गुड्स एक दूसरे के काम में आ जाए, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन आज के समय में कोई बात नहीं है, जिसके पास जो चीज़ है हर चीज़ बाज़ार में बिकता है, आप बेच दीजिए जा करके और आप खरीद लीजिए मुद्रा के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ भी है, नाउ डेज मनी हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम सक्सेसफुली, नाउ पीपुल कैन गेट मनी बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड कैन परचेज रिक्वायर गुड्स बाय मनी। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो प्रॉब्लम था इसको मनी सॉल्व कर दिया है। जिसके पास जो चीज़ है वो उसको बेच दीजिए, मनी प्राप्त कीजिए और उस मनी से आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उस चीज़ को खरीद सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वमान्य मूल्य मापदंड का अभाव। सर्वमान्य मूल्य मापदंड का अभाव, लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि एक ऐसा वैल्यू
कोई भी चीज़ का जो हर आदमी को मान्य हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम हुआ करता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, पहले लाइन बाय लाइन आप देख लें। वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापदंड अर्थात वैसे मूल्य जो सबों को स्वीकार हो का अभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान के पास चावल की जगह गेहूँ भी लिख सकते हैं, और एक व्यापारी के पास कपड़ा है। यदि किसान 5 मीटर कपड़ा लेना चाहता है तो यहाँ एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि 5 मीटर कपड़े के लिए उससे कितना चावल या गेहूं देना पड़ेगा, जिस पर व्यापारी भी तैयार हो जाए। बात समझ लीजिए कि किसान के पास गेहूं है और उसको कपड़ा चाहिए, तो गेहूं दे करके कपड़ा लेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे किसान को मानते हैं 5 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए 5 मीटर, तो इस 5 मीटर कपड़े के लिए इसको कितना गेहूं देना होगा, इसका कोई तय मापदंड होनी चाहिए ना। लेकिन दुर्भाग्य से वस्तु विनिमय प्रणाली में ये तय नहीं था कि कपड़े के लिए कितना गेहूं या गेहूं के लिए कितना कपड़ा की देनदारी होनी चाहिए। लेकिन जब से मुद्रा आया है तो गेहूं का भी रेट तय हो जाता है, कपड़ा का भी रेट तय हो जाता है। हर चीज़ की उपयोगिता और उसकी उपलब्धता के आधार पर चीज़ों का रेट तय होता है। तो मुद्रा सब चीज़ के मूल्य को मापता है। तो जो भी प्रॉब्लम था इस प्रकार का, उसको मुद्रा ने क्या किया है, दूर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है संचय की कठिनाई, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। हर आदमी काम करता है, कमाता है और चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें, अमीर बन जाए। लेकिन जब मुद्रा नहीं था तो होता क्या था कि लोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु को ही स्टॉक के रूप में रखना पड़ता था। तो वस्तु को जब स्टॉक के रूप में रखता था, जैसे किसान ही ले लीजिए, वो किसान है और अनाज का उत्पादन करेगा, लेकिन अनाज को कितने दिन तक वो स्टोर करके रख सकता है। यंग है, अभी उसकी कार्य क्षमता अधिक है, प्रोडक्टिव पावर ज़्यादा है। हो सकता है किसी के पास किसी खास समय में अनुकूल परिस्थितियां होती है, सब उसके फेवर में चीज़ें होती है, तो वो ज़्यादा उत्पादन कर लेता है। लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ाती है, प्रतिकूल भी होती है, तो उस समय क्या होता है, जो आप पहले पास्ट में जो आप जमा किए हैं वही काम आता है आगे जा कर के। लेकिन वस्तु को कैसे स्टोर करके रखा जाए, वो स्टोर करके रखेगा। जैसे किसान है, अनाज स्टोर करके रखेगा तो उसमें सुंडा लग जाएगा, घून लग जाएगा, खराब होने लगेगा, चूहा खा जाएगा, रखने में भी बहुत जगह की दिक्कतें होती है किसानों को। तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि किसान है तो ठीक है, उसके पास अनाज खराब हो जाएगा तो वो किसी और को दे करके दूसरा सामान ले लेगा। क्या ले लेगा? लकड़ी का सामान ले लेगा, लोहा ले लेगा। लोहा में जंग नहीं लगता है क्या? वो पुराना नहीं होता है क्या? लकड़ी में दीमक नहीं लगता है क्या? या वो पुराना नहीं होता है क्या? हर चीज़ का वैल्यू समय के साथ साथ डेटोरिएट करता है। तो चीज़ों को स्टोर करना बड़ा मुश्किल चीज़ है। इसलिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई मानी जाती थी। लेकिन जब से मुद्रा आया है इस तरह के प्रॉब्लम दूर हो गया। आपके पास जितने चीज़ें अभी वर्तमान में हैं, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, तो वो उत्पादित माल को बाज़ार में बेचिए और आपके पास जो पैसा आता है उस पैसे को स्टोर करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य के लिए वस्तुओं का संग्रह करना पड़ता है, परंतु लंबे समय तक वस्तुओं को जमा रखना संभव नहीं है। अगर कुछ वस्तुओं को रखा भी जाता है तो इसके रखरखाव में कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वही रखरखाव में जो प्रॉब्लम होता है। परंतु अब मुद्रा ने इस प्रकार की समस्या को दूर कर दिया है। हालांकि देखिए, मैं मुद्रा का बार बार चर्चा करता हूं कि मुद्रा ने इस प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। इसलिए कर रहा हूं कि इसके साथ ये समझना आसान होता है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन बन जाता है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को कैसे दूर किया है। तो ये प्रॉब्लम देख करके हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, 2 लाइन में उसने यानी मुद्रा ने कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया है वो मेंशन कर दिया है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वही यहाँ भी लिखा हुआ है। मैं डबल नोट्स की बात है इसलिए दोनों चीज़ दे दिया हूँ। अब देखिएगा, इधर के एक्सप्लानेशन और इधर के एक्सप्लानेशन में आपको कोई अंतर नहीं नज़र में आएगा। समझ गए? तो कहेगा सेम है तो फिर क्यों लिखे? तो एक्चुअली है क्या, हाँ, ये जो अभी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ जो लिख रहे हैं, तो उसमें चाहे तो मुद्रा वाला जो पोर्शन होता है कि मुद्रा ने इस समस्या को दूर किया है, तो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मुद्रा ने कठिनाइयों को यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को कैसे दूर किया है, तो वहाँ पर कठिनाई भी बताना है और मुद्रा ने उस कठिनाई को कैसे दूर किया वो भी बतलाना है। लेकिन इधर वाला जो बात हम कर रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयाँ हैं, तो खाली कठिनाइयाँ बताइए, यहाँ तक कठिनाइयाँ बताइए, ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, मुद्रा कैसे इसको दूर किया है। फिर सामान्य मूल्य मापदंड का अभाव है तो कठिनाई आप यहाँ तक बताइए, और इसके बाद जो है मुद्रा ने इस प्रकार की समस्या को खत्म कर दिया, तो इस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? उसी प्रकार थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लें साथ ही साथ, अच्छा रहेगा। देखिए अभी जो बात कर रहे थे डिफिकल्टीज इन स्टोर ऑफ वैल्यू, वही मूल्य संचय का अभाव। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक, बिकॉज द मोस्ट ऑफ गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी एंड देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स विथ द पासेस ऑफ टाइम। डिटोरिएट का थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये चीज़ है कि चीज़ों का समय के साथ क्या होता है, वैल्यू घटता है, इसलिए चीज़ों को स्टॉक करके रखना थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ साथ बॉक्स में लिख दिए हैं वही मुद्रा ने यानी मनी ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ रिमूव द डिफिकल्टी, दिस डिफिकल्टी, यही जो डिफिकल्टी था। नाउ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर? फिर लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जो आपका ये था सामान्य मूल्य मापदंड का अभाव, थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया, बी का सी हो गया, तो ये भी है। लेक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू यानी किसी चीज़ का वैल्यू क्या होना चाहिए। इन बार्टर सिस्टम्स ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि कोई एक्स चीज़ है, कोई वाई चीज़ है, तो एक्स का क्या वैल्यू है, या x हमको दे करके y लेना है तो y के लिए x कितना देना होगा, या y के सामने x का क्या वैल्यू हो, ये तय नहीं था। तो इस तरह के चीज़ों को अब मुद्रा ने यानी मनी ने सॉल्व किया है। अब हर चीज़ का वैल्यू एक्सप्रेस आप कर सकते हैं मनी के रूप में। एक और प्रॉब्लम था वस्तु के विभाजन में कठिनाई, डिफिकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। इसमें क्या था, जैसे कि मान लेते हैं एक आदमी है जिसके पास बकरी है और उसको चावल चाहिए, दाल चाहिए बकरी के बदले। अब चावल अलग आदमी के पास है, दाल अलग आदमी के पास है, तो ये बकरी किसको दे? अगर ये इसको टुकड़ा कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो बकरी है, खस्सी रहेगा तो खा भी लेगा, जिसके पास चावल है और जिसके पास दाल है। बकरी को तो कोई खा नहीं सकता है, तो प्रॉब्लम है। लेकिन आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है, हटिया वगैरह में बकरी भी बिकता है, हर चीज़ बिकता है, आप बेच दीजिए, उसके बदले मुद्रा मिल जाएगा और मुद्रा से चावल, दाल, आटा, जूता, चप्पल, सेंट, साबुन जो भी खरीदना है आप खरीद लीजिए। लेकिन छोटे छोटे आइटम आपको लेना है अलग अलग आदमी से और आपके पास बकरी है, तो उस समय किसको क्या दें, कितना दें, ऐसा थोड़ा है कि किसी को बकरी का कान काट करके दे देंगे, किसी को पैर काट करके दे देंगे, ऐसा संभव नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था जिसको कि मनी ने क्या किया, सॉल्व कर दिया है। क्लियर? इसका इंग्लिश भी होना चाहिए, इंग्लिश में ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट एक पॉइंट अलग से दिए हैं, एक्चुअली होता है कि एग्जाम में 3 से 4 पॉइंट काफ़ी है, लेकिन हम चर्चा कर देते हैं। एक पॉइंट और दिए हैं, मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे लोग गांव में रहें, जैसे लोग गांव में रहते हों और गांव में उसका खेत है, खलिहान है, क्या कहते हैं, घर है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें गांव में हैं, और वो आदमी मान लेते हैं शहर शिफ्ट कर रहा है। तो जब शहर शिफ्ट करेगा तो वो चाहेगा ना कि शहर में सब चीज़ें हो जाए, तो क्या वो गांव से अपने घर को, खेत को, खलिहान को, पेड़ पौधे को वो उठा करके शहर जा सकता है? नहीं जा सकता है। सोचिए, जब मुद्रा नहीं हुआ करता होगा तो आदमी जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करता होगा तो क्या परेशानी होती होगी। हमको ज़्यादा नहीं डिटेल्स में बात करना है, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत इस चीज़ को। क्लास की बात होती तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करते, ढेर सारा एग्जाम्पल वगैरह दिया करते, लेकिन ये चूँकि टाइम कम समय में ज़्यादा चीज़ हो जाए, इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आज के समय में मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है।
अब आपके पास खेत खलिहान जो भी है उसको गांव में बेच दीजिए और उससे पैसा आ जाएगा, और उस पैसे को यानी मुद्रा से आप क्या कीजिएगा, शहर में जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेंगे। ज़मीन खरीद लीजिए, उस पर घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। अब कहिएगा इसका एक्सप्लेनेशन तो आगे मिलेगा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आगे मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी। तो ये सब था क्या, बार्टर सिस्टम का, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष। यहाँ भी सबका इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हालांकि इसमें एक लाइन नीचे मैं थोड़ा सा संक्षेप में लिख दिया हूँ कि मुद्रा ने इस प्रकार की समस्याओं को, जो भी है समस्या, उस प्रकार की समस्याओं को अब सॉल्व कर दिया है। अब आप मुद्रा के द्वारा यानी जो भी चीज़ें हैं आप उसको बेच दीजिए, मुद्रा प्राप्त कीजिए, और उस मुद्रा से फिर अपनी ज़रूरत की अन्य चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो मुद्रा ने हमारे जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। नहीं मुद्रा होता तो क्या क्या परेशानी होती है आप सोच सकते हैं। और एक दौर हुआ करता होगा जब लोगों को उन परेशानियों का, इस प्रकार के परेशानियों का सामना करना भी पड़ता होगा। खैर आज के समय में ये परेशानी खत्म हो चुका है मुद्रा के बदौलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को कैसे दूर किया है। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यही लगभग यही चीज़ है। तो पहले हम क्या लिख दिए हैं कि मुद्रा का आविष्कार होने से आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में था जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, परंतु मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म कर दिया है। अब कोई करता है, वस्तु के बदले वस्तु लेता है। हम लोग को याद है जब मैं छोटा था, क्लास 4, 5, 6, 7 के समय की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें मज़दूर लोग आते थे काम करने के लिए। तो काम करने के बाद शाम के समय जब लौटने लगता था तो किसान क्या करता था, उसके काम के बदले उसको धान है, चावल है, आटा है, सत्तू है, ये दिया जाता था। यानी तुमने काम किया, तुमको काम के बदले हम दूसरा चीज़ दे देते हैं, वस्तु दे देते हैं। पैसा नहीं दिया करता था। 1 पसेरी धान, 2 पसेरी धान, जैसा जो काम करता था सबको वही चीज़ दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अब वो मजदूर भी काम के बदले वो कोई अनाज लेना नहीं चाहता, कोई सामान नहीं लेना चाहता है। वो कहता है हमको पैसा दे दीजिए मालिक, हम पैसे से जो हमको ज़रूरत है वो चीज़ को हम खरीद लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उस मजदूर को भी तो लग रहा है कि हमको वस्तु के बदले वस्तु मिल जाता है तो उसमें कठिनाई है, और मुद्रा मिल जाएगा तो उतनी कठिनाई नहीं होगी। तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। कठिनाई यही सब था, तो इसका मतलब यही कठिनाई का फिर से चर्चा किए हैं। जैसे दोहरे संयोग की समस्या का समाधान, जैसे पहला पॉइंट आप देखे ही थे, क्या था, दोहरे संयोग का अभाव था ना। तो ये एक प्रॉब्लम था, और यहाँ भी लिख रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन इसका समाधान हुआ है किसके बदौलत, मुद्रा के बदौलत। आप ये चीज़ पढ़ के देखिएगा और ये चीज़ पढ़ के देखिएगा, आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही चीज़ है। फिर दूसरा पॉइंट है, ये भी समस्या है, इसको भी मुद्रा ने सॉल्व किया है। और ये ए बी हो गया। अब ए बी के बाद एक पॉइंट और देखते हैं, इधर यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर में है ना, सी में मूल संचय की समस्या था, इसका भी समाधान मुद्रा ने कर दिया है। आप लोग इसको लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, जितनी बातें मैं चर्चा अभी किया था वो सब इसमें है। भविष्य में भुगतान करने की एक समस्या थी, उसको भी मनी ने सॉल्व कर दिया है। ये पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि मनी जब हम पढ़ा रहे थे कि मनी क्या है, मुद्रा क्या है और उसके क्या फंक्शन है, उसमें इस पॉइंट पर ज़्यादा चर्चा किया था। तो यहाँ क्या है, भविष्य में भुगतान करने की समस्याओं का समाधान, यानी कि वो नहीं था मनी का एक जो यहाँ पर देखिए, याद कीजिए आप लोग, स्थगित भुगतान का मान है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो मनी एंड बैंकिंग में हम पहले मुद्रा क्या है और इसके कार्य को जो बताए थे लास्ट वीडियो में, तो वही चीज़ यहाँ चर्चा किया जा रहा है। भविष्य में भुगतान करने की समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि मान लेते हैं, देखिए लाइन को पहले देखिए, कुछ स्थितियों में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का भुगतान वर्तमान में न कर भविष्य में किया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के लिए अधिक लाभ या हानि की संभावना बन जाती है, परंतु मुद्रा के रूप में भुगतान होने पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी इधर है, यहाँ पर लेते हैं, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है। अब इस आदमी को यहाँ पर मान लेते हैं आलू है, ठीक है, तो इस आदमी को यहाँ से आलू चाहिए, तो जनवरी वगैरह महीने में नहीं, जनवरी के महीने में
इस आदमी ने कहा हमको भाई 1 बोरा आलू दे दीजिए, 50 केजी आलू दे दीजिए, और मेरा अभी तैयार नहीं हुआ, जब तैयार होगा तो मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, इसने आलू दे दिया और समय बीता, किसी कारणवश ये आदमी इसको आलू नहीं लौटा पाया। जब नहीं लौटा पाया ये भी चुप रह गया। अक्टूबर नवंबर का महीना आया जब आलू की स्कार्सिटी हो जाती है, क्योंकि आलू का उत्पादन अक्टूबर नवंबर में होता तो नहीं है, वो तो जनवरी फरवरी में होता है। तो जिसमें इसका उत्पादन हुआ तो ये थोड़ा सा सस्ता था। सस्ता तो खैर नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुद्रा उस समय था ही नहीं, लेकिन प्रचुर मात्रा में तो था। यानी ये आदमी इसके पास नहीं लेकर के किसी और के पास भी ले सकता था। बहुतों के पास आलू हुआ करता होगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में आकर के लगभग सबके पास आलू शॉर्ट कर जाता है। वो तो वही रख पाता है जिसके पास कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है। तो अब ये आदमी कह दे कि भाई हमारा 50 केजी जो आलू लिया है लौटा दो। अब बेचारा कहीं से किसी तरह से मैनेज करके इसको लौटाएगा, लेकिन इसको बहुत लॉस हो जाएगा। क्या समझ में आ रही ना? लेकिन यही अगर मुद्रा के रूप में तय होता तो चलो भाई आलू हमको दे दो 50 केजी, क्या रेट है, 10 के रेट से है, ठीक है, 500 रुपया होता है, हम तुमको महीना 2 महीना में लौटा देंगे, लौटा देता, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मान लेते हैं इसको इंटरेस्ट भी लेने का रहता है तो कोई इंटरेस्ट भी लो, कोई बात नहीं है, उसमें भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, 500 के जगह पर हो सकता है उसको 550 देना पड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुआ। गांव के सूद के हिसाब से चलेगा तो, बैंक के हिसाब से चलेगा तो 500 का 550 भी नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुद्रा के रूप में अगर ये डीलिंग होता है तो। लेकिन जब मुद्रा नहीं था तो फिर ये प्रॉब्लम था जी। लेकिन आज के समय में मुद्रा ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब वस्तु के विभाजन में होने वाली कठिनाइयों का समाधान जो अभी हम बता रहे थे, वही बकरी वाला जो एग्जाम्पल दे रहे थे, ये वाला कि किसान के पास किसी के पास बकरी है और चावल और दाल वाला जो प्रॉब्लम बता रहे थे लेना है तो कैसे सेटिंग करेगा, तो सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और लास्ट में लिखते हैं मुद्रा ने इस प्रकार की समस्या का समाधान कर दिया है, अब लोग ऐसे वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और फिर कर सकते हैं सब काम। तो यही सब चीज़ था और इसका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं है। देखिए, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड इन बार्टर सिस्टम्स, क्या प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का, हाउ मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं जो डिफ़िकल्टीज था बार्टर सिस्टम का। एक था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ये प्रॉब्लम था, लेकिन मनी ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। तो इसकी भी पॉइंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक आया, ये पेज नंबर 2 है, यानी कि आगे पेज नंबर 3 में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ पेज नंबर 3 जी, ये पेज नंबर 1 था, सॉरी, ये पेज नंबर क्या था, 1 था, पेज नंबर 1। और ये देखिए पेज नंबर 3, फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं गड़बड़ा नहीं जाइएगा। अभी जो बता रहे थे यही था ना, एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम, हाउ मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है और मनी ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया है। तो ये आपका कौन सा, यहाँ पेज 2 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, नंबर 1। इस पर नहीं भी चलिएगा, खैर कोई बात नहीं, यहीं देखिए ये पेज नंबर 2 है, तो इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, पेज नंबर 3 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, देखिए पेज नंबर 3 है। तो इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, 2 पॉइंट उधर था, चौथा पॉइंट हो गया, 4 ही पॉइंट काफ़ी है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, रीडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि चर्चा मैंने तो मनी का जो फंक्शन है, मुद्रा का जो कार्य है, उसमें भी किया था। जो लास्ट वीडियो था वो भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, दोनों वीडियो एक ही साथ देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन मनी सप्लाई मेजर्स इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में जो मनी का सप्लाई है वो कैसे होता है, कहाँ पर कितना मनी है, कैसे मेजरमेंट कर सकता है मनी का सरकार तो नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। देख सकते हैं हिंदी में भी वही चीज़ है, मुद्रा की पूर्ति सेम चीज़ है, M1 = N, C+DD+OD, C+DD+OD। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए यहीं पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।